हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण समस्या पर हम बात करने वाले हैं और वो समस्या है हिंदी भाषा में वाक्य रचना से संबंधित समस्या का। दोस्तों, जिस तरह हम अंग्रेजी व्याकरण में अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम अंग्रेजी ग्रामर का एक अध्ययन करते हैं, एक विशद अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी व्याकरण में वो चीजें नहीं है। हिंदी व्याकरण में भी एक अपनी सीमा है, इनके अपने नियम है, जिस तरह वाक्य की रचना की जाती है। अगर हमारी हिंदी व्याकरण में पकड़ कमजोर है तो हमारी वाक्य रचना कमजोर होगी और स्वभावतः हम जो कहना चाहते हैं हो सकता है कि हम अपने वाक्य रचना के द्वारा वो बात हूबहू न कर पाए। हिंदी भाषा के विद्यार्थी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन समस्याओं का निराकरण आज करें और हिंदी भाषा के उत्थान एवं इनके प्रसार में हम अपना योगदान दें। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में वाक्य रचना का। अगर हमें नियम मालूम नहीं है तो हमारी वाक्य रचना गलत होगी, यह शाश्वत सत्य है। और अगर गलत होगी तो उसका परिणाम भी गलत होगा, अच्छा नहीं होगा, ये भी सत्य है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे करते हैं और आगे करने से पहले आपसे निवेदन है कि हिंदी व्याकरण की पहली बात आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप वाक्य रचना कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में है, आप उनसे जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि उन सबको समझ लेने के बाद ही आप इस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक कड़ी को आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य रचना के क्रम में हमें 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। वो क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। हिंदी भाषा में 3 समस्याएं कहां कहां आती है वो देखना है। ठीक है, पहला है क्रम, इसको हम समझाएंगे। दूसरा है समन्वय और तीसरा है प्रयोग। हिंदी भाषा में वाक्य रचना से संबंधित ये 3 समस्याएं उभरकर हमारे सामने आती है। क्रम को आप अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, समन्वय को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और प्रयोग को आप यूज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इन 3 शब्दों को समझे कि ये नाम क्या है। क्रम से क्लियर हो जा रहा है कि जो सार्थक शब्द है उनका उपयुक्त क्रम होना चाहिए और उस क्रम में ही वो हो तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ही है कि सार्थक शब्दों को यथास्थान रखना। ठीक है, ये बातें आपको माइंड में रखनी है। दूसरा क्या हो गया, समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है, इसको इस तरह कहिए कि वाक्यों में क्या होता है कि कई शब्द आते हैं, 2 से ज्यादा शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि के अनुसार एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए मिलाना या संबंध रखना। क्लियर है समन्वय। एक बार फिर, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को उसके लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के अनुसार एक दूसरे से मेल या संबंध रखना, वो समन्वय कहलाता है। प्रयोग आप समझ रहे हैं कि कौन सा शब्द कब प्रयोग करना है। एक शब्द के कई मायने होते हैं, कई अर्थ होते हैं, तो उस अर्थों को ध्यान में रखते हुए उन शब्दों का चयन करना है ताकि हमारा वाक्य सुंदर। तो क्लियर है कि आप हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में वाक्य को सुंदर ढंग से लिखने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए आपको 3 बातों का जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अर्थ दोनों का क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य रचना के नियम है,
उसी तरह हिंदी भाषा में भी वाक्य रचना के अपने नियम है। उन नियमों को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको आप सूत्र कह सकते हैं। जैसे नियम, पहला नियम, जिस तरह अंग्रेजी में आप दोस्तों जब ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, इस तरह का करते हैं, हिंदी व्याकरण में ठीक उसी तरह है। पहले कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया हो। ये तीन बातें हैं कि हिंदी व्याकरण की पहली शर्त क्या है कि पहले कर्ता हो, आरंभ में कर्ता हो, फिर क्या हो दोस्तों, कर्म हो, और अंतिम में क्रिया होती है। ना कोई आगे ना कोई पीछे, कहीं कहीं अपवाद हो अलग बात है। हिंदी वाक्य में स्पष्ट है कि कर्ता वाक्य के शुरुआत में होगा, वाक्य के प्रारंभ में होगा, अर्थात वाक्य का जब प्रारंभ होता है वो क्रिया से कर्ता से ही होता है। कर्ता क्या है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्म क्या है, क्रिया का फल जिसमें पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में होगा। और क्रिया क्या है, कर्ता जो काम करता है, कर्ता की जो है कि काम, इसको इस तरह बोलिए, जिस शब्द से किसी चीज का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो पहली शर्त क्या हो गई हिंदी व्याकरण में, पहले कर्ता, दूसरा कर्म, और तीसरा क्या होता है, क्रिया होता है। अब आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे राम आम खाता है। ये एक उदाहरण मैंने लिखा दोस्तों। इसमें क्या है, कर्ता क्या हो गया, ये राम कर्ता हो गया, क्लियर है। आम क्या हो गया, कर्म हो गया, और यह खाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि हिंदी में वाक्य रचना का यह पहला नियम आपको समझने में कोई परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। एक और उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे सीता घर गई। इसमें भी देख रहे हैं कि ये क्या है, कर्ता है, घर क्या है, कर्म है, और गई क्या है, क्रिया है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आइए नियम नंबर 2 पर हम बढ़ते हैं। यह समझ में अगर आ गई, उसके बाद नियम नंबर 2 पर। 2 में क्या है दोस्तों, ये तो सामान्य चीजें हैं। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है कि कर्ता का विस्तार और क्रिया का विस्तार, ये सब क्या है, क्रमशः कर्ता और क्रिया से पहले ही होगा, पहले होगा। इसको इस तरह समझते हैं, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले तथा कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले होगा। अब आइए एक उदाहरण से इस नियम को समझते हैं। क्लियर है कि कर्ता के बारे में या इस तरह कहिए क्रिया विशेषण, एक सामान्य अर्थ में क्रिया की विशेषता बताने वाले को, एक होता है प्रविशेषण, उस विशेषण की भी विशेषता बताना। तो ये दोनों चीजें क्या है, वो क्रिया का विस्तार है।
तो वो चीजें क्या होता है, क्रिया से पहले होगा। उसी तरह कर्ता का भी होता है विस्तार, कर्म का भी होता है विस्तार। ये सब जो चीजें हैं ना, वो अमुक शब्द से पहले होगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे अच्छा लड़का मन लगाकर पढ़ता है। दोस्तों, पहले छोटा वाक्य से स्टार्ट किए हैं ताकि ये सब अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम आगे वाक्यों पे आसानी से हम बात कर सकते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, हमारा नियम क्या कह रहा है, क्रिया का विस्तार। इसमें क्रिया क्या है आप समझ रहे हैं, ये पढ़ता है क्रिया है। इसका विस्तार क्या है, मन लगाकर। इसको क्या कहेंगे आप, विधेय, है ना। मतलब क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। अब ये क्या है, कर्ता है। कर्ता का विस्तार क्या है, अच्छा है। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य। चलिए, इसको अगर आपको कठिन लगे इसको हम हटाते हैं। ये हो गया क्रिया का कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार। और ये क्या हो गया, क्रिया का विस्तार। कोई डाउट नहीं, ये भी करीब करीब इस नियम को फॉलो कर रहा है। क्रिया लास्ट में है, कर्ता प्रारंभ में है, कर्ता का विस्तार है। तो यह समस्या आती है, कर्ता का जब हम विस्तार कर रहे होते हैं, कर्ता के बारे में अगर हम कुछ और भी चीजें बताना चाहते हैं तो वो कर्ता से पहले होगा, और क्रिया के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो शब्द क्या होगा, क्रिया से पहले होगा। ये प्रमुख दो नियम हो गए। चूंकि बोर्ड छोटा है दोस्तों, इसलिए हम इन्हें जो है कि मिटाना चाहेंगे। आप चाहें तो इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम क्या होता है, कई बार होता है दोस्तों, समस्या ये आती है कि कर्ता और क्रिया के बीच में हम कारक का प्रयोग करते हैं, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और होता यह है कि कर्ता और क्रिया के बीच कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विभक्तियां लगी होती हैं। तो हमारे सामने उन विभक्ति चिन्हों के क्रम को लेकर समस्या आती है। ठीक है, अब वो समस्या क्या आती है हम बताते हैं। जैसे हम नियम पे बात कर रहे हैं, कर्ता और क्रिया के बीच अधिकरण अपादान संप्रदान और करण कारक क्रमशः आते हैं। ये चीजें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि कर्ता और क्रिया के बीच कई विभक्तियां आती है, और वो विभक्तियां क्या होती है, अब देखिए हमने बांटने का प्रयास किया है। देखिए कई कारक है, अधिकरण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। ये चार कारक है। इन चारों में ये संबंध है कि ये क्रमशः प्रयोग होंगे। कई बार क्या होगा, आपको अधिकरण कारक, अपदान कारक है, ये दो कारक है, तो पहले अधिकरण कारक आएगा, उसके बाद अपदान कारक का प्रयोग होगा। कई बार होता है, मतलब जो कारक आ जाए और इसमें जो क्रम लिखा है उस क्रम के हिसाब से इनको सजाना है। अब जैसे मैं पहले चारों
कारक को प्रयोग करके देखता हूं। जैसे देखिए एक उदाहरण हम लिखते हैं, ये सब बहुत कॉस्टली नियम है दोस्तों, इनको भूलेंगे। जैसे राकेश ने घर में अलमारी से मोहन के लिए हाथ से पुस्तक निकाले। ये एक पूरा वाक्य हमने लिखा है दोस्तों, इसमें हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या है, ये राकेश क्या है दोस्तों, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। आप यहां देख रहे हैं घर में क्या है, में किसका चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का। ये क्या हो गया दोस्तों, अधिकरण कारक। अलमारी से आप देख रहे हैं दोनों का चिन्ह होता है, अपदान का भी चिन्ह होता है, करण का भी चिन्ह होता है। आप इन दोनों में समस्या को समझ रहे हैं कि अपदान से जुदाई का बोध होगा और करण से मिलन का बोध होगा। अपदान से दूर होने का बोध होगा तो वहीं करण से निकट आने का बोध होगा। तो ये अलमारी से क्या हो रहा है कि पुस्तक निकल रहा है, तो अलमारी से दूर होने का बोध हो रहा है, अलमारी से अलग होने का बोध हो रहा है। तो ये अपदान कारक हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मोहन के लिए, ये मोहन के लिए कौन सा कारक हो गया, के लिए लगा है तो संप्रदान कारक, ठीक है। हाथ से, जाहिर सी बात है, पुस्तक निकाला, हाथ से निकाला है, इसमें पुस्तक और हाथ के बीच निकटता का बोध हो रहा है, एक जुड़ाव का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कारक हो गया भाई, करण कारक। पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया, इसको कारक भी कह सकते हैं आप। और निकाले क्या हो गया, क्रिया हो गया। हमने प्रत्येक शब्द का एक डिफिनेशन दे दिया कि इस वाक्य में कौन सा शब्द क्या है। अब आइए इनको और डिटेल से समझते हैं कि सूत्र क्या कहता है कि यदि कर्ता और क्रिया के बीच यदि कई विभक्तियां आती है, कारक के कई चिन्ह आते हैं, तो उस चिन्हों को या उन विभक्तियों को उनके क्रम से ही सजाना है। और वो क्रम इस तरह है कि अधिकरण, अपदान, संप्रदान और करण कारक, इन चारों में से उनका क्रम लिखा है। एक नंबर ये क्या है, ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे होगा और ये 4 नंबर पे होगा। मतलब जो जिस स्थान पे है वो क्रम से उसी स्थान पे होगा। कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए अधिकरण कारक के बाद करण कारक आएगा, अधिकरण और करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वाक्यों में, तो आपको 1 नंबर पे, मतलब सबसे छोटा अंक जो है वो सबसे आगे हो जाएगा, पहले जो आ रहा है वो पहले रहेगा, ठीक है। अब जैसे पहली बात तो ये आप समझ गए कि सबका प्रयोग क्या हो रहा है। दूसरा कि इनमें कोई, मान लीजिए सपोज कि ये चीज न रहे, घर में आप हटा दीजिए, तो कर्ता हो गया, उसके बाद अपदान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। राकेश ने अलमारी से मोहन के लिए हाथ से पुस्तक निकाली, या तो फिर ये नहीं रहेगा तो भी ये चीजें ऐसे रहेगा। या हम कई बार होता है कि हमारे लिखने जो है कि वाक्य लिखने के यह एक बहुत बड़ी खामी है
जैसे इसी को हम अगर दूसरे तरह से लिखें, राकेश ने हाथ से मोहन के लिए, हम उसी को लिख रहे हैं, ठीक है ना, पुस्तक निकाली। दो कारक हैं, दो विभक्ति है। एक क्या है, मोहन के लिए, हाथ से, कर्ता तो ठीक है वो पहले हो गया, क्रिया पहले हो, लास्ट में हो गया, कर्म भी छोड़ दीजिए। मेन लड़ाई इन दोनों के बीच का है, दो विभक्ति का, एक हाथ से और मोहन के लिए। तो ऐसा हम कई बार लिखते हैं, जो कि यह सरासर गलत है, ठीक है। नियम क्या कहता है कि ये क्या है भाई, करण, और ये क्या है, संप्रदान। तो नियम क्या कह रहा है, संप्रदान करण कारक से पहले आएगा। तो यहां पे क्या हुआ रहा है, करण कारक पहले आ गया, होना क्या चाहिए, संप्रदान कारक पहले होना चाहिए। होना क्या है, राकेश ने मोहन के लिए हाथ से पुस्तक निकाली, ये शुद्ध रूप है, न कि ये। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपको जरूरत पड़ने वाला है आम दिनचर्या के दिनों में। क्लियर है, नियम नंबर 3 क्लियर हो गया। आप इनको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अगले नियम पे बात करें। कई बार होता क्या है, वाक्य में संबोधन का प्रयोग होता है, संबोधन सूचक अव्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, नियम ये है कि जब आप संबोधन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो वाक्य के प्रारंभ में ही होगा। ये नियम याद रखिए। क्या है दोस्तों, संबोधन का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। क्लियर है, संबोधन क्या है यह आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द के द्वारा हम किसी को पुकारते हैं या किसी की ओर इशारा करते हैं, वो चीजें संबोधन करना हुआ, संबोधित करना हुआ, ठीक है। तो ऐसे शब्द वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। आइए जानते हैं वो कैसे होता है। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ये वाक्य लिखते हैं। देख रहे हैं कि ये हे प्रभु शब्द क्या है, वो संबोधन है और इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ये नियम है, ठीक है दोस्तों। ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, इसमें जो है कि व्याकरण का क्या नियम है। तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हे प्रभु संबोधन है और संबोधन हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है। ये आप बताएंगे तो इससे यह स्पष्ट होगा कि हिंदी भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी है। क्लियर है, कुछ भी कि राम इधर सुनो। एक और उदाहरण लिखिए, रामू घर चलो। ये दूसरा वाक्य, इसमें भी देख रहे हैं आप संबोधित कर रहे हैं, रामू घर चलो, अर्थात ये संबोधन सूचक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है। हमें उम्मीद है कि यह भी नियम समझने में आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। आइए नेक्स्ट नियम पे हम बात करें। आप लिखते चलिए दोस्तों, कॉपी पे उतारते चलिए, इससे आपका जो है कि नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे
कई बार क्या होता है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग होता है। विशेषण आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज की विशेषता बताना, गुण बताना, दोष बताना। क्लियर है? निष्कर्ष क्या है? विशेषण बताना। वह विशेषण क्या होता है? जिस भी चीज का विशेषण आप बता रहे होते हो उस शब्द से पहले ही प्रयुक्त होता है, जस्ट पहले आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? सूत्र क्या कहता है कि विशेषण संज्ञा से या शब्द से पहले प्रयुक्त होता है। विशेषण विशेष से या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है। विशेषण क्या है समझ रहे हैं? विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है? विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता होगी ना, कोई और चीज की तो विशेषता होगी नहीं। तो वही हुआ, हमने लिख दिया विशेष या संज्ञा। क्लियर है? तो स्पष्ट है कि विशेषण संज्ञा या विशेष से पहले प्रयुक्त होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरी लाल कमीज खो गई। मेरी लाल कमीज, कमीज की विशेषता क्या हो गई? विशेषण। विशेषण, कमीज का विशेषण क्या हो गया? लाल हो गया। ये लाल कमीज से पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये लाल क्या हो गया दोस्तों? विशेषण। कमीज क्या है देख रहे हैं? वो संज्ञा है। क्लियर है? तो संज्ञा से पहले आप देख रहे हैं कमीज, सॉरी विशेषण का प्रयोग हो रहा है। और भी लीजिए, उसकी लाल, चूंकि चेंज कीजिए आप, इसको और बदलिए, यह काली बिल्ली उसकी है। ये दूसरा वाक्य है। संज्ञा क्या है वो आप समझ रहे हैं? ये संज्ञा है। काली क्या है? ये विशेषण है। तो स्पष्ट है कि संज्ञा के पहले ही उसकी विशेषता प्रयुक्त हो रही है। ये भी नियम समझने में आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और नियम है इस वीडियो में हम बात कर लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अगला नियम पे हम बात करें। वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। तो क्रिया विशेषण जो है, जिस क्रिया की विशेषता बताती है उस क्रिया से पहले उसका प्रयोग होता है। यह भी नियम आप याद रखिए। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। यह नियम है हमारा। ठीक है दोस्तों, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्रिया क्या है? किसी भी काम का करना या होना समझा जाए। क्रिया विशेषण क्या है? उसी काम की विशेषता बता रहा है। चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए उस विशेषण को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
राम धीरे धीरे चलता है। ये एक वाक्य है, इसमें समझते हैं इस नियम को। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों? यह चलता है, क्रिया हो गया, क्लियर है। और ये धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है कि क्रिया से पहले ही क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है। तो इस नियम को और इससे जस्ट पहले जो एक नियम बताए विशेषण, तो स्पष्ट है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, निष्कर्ष है इन दोनों नियमों का, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द से जस्ट पहले उसका प्रयोग होता है, जो इससे और इससे जस्ट पहले वाले नियम से स्पष्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आइए अब हम आगे नियम पे बात करते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि वाक्य में हमें प्रश्न पूछने की आदत होती है। वाक्य के द्वारा हम किसी से कुछ भी पूछते हैं, तो हमारी यह समस्या होती है कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग उसी शब्द के पहले करना चाहिए जिसके बारे में आप प्रश्न करना चाहते हैं। पहले इस चीज को समझ लो। प्रश्नसूचक शब्द या पद का प्रयोग उसी शब्द या पद के पहले होगा जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसमें देखिए हमने कई नई बातें लिखी। एक तो प्रश्न सूचक स्पष्ट है कि प्रश्न का बोध कराने वाले या जिस शब्द के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, कुछ जिज्ञासा जाहिर करते हैं, ठीक है, या कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उसे प्रश्न सूचक शब्द कहा जाता है। शब्द और पद दो बातें हमने लिखा। आपको इस वीडियो में एक जो है कि पूरे हिंदी व्याकरण का एक रिहर्सल हो जा रहा है। शब्द और पद में ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक प्रमुख अंतर यह है कि पद वाक्य में पिरोया गया शब्द है और शब्द जो है वह स्वतंत्र है। जैसे एक मोती तो वह मोती है, लेकिन कई मोती जब मिल जाता है तो वो एक माला बन जाता है, हार बन जाता है। तो इस पद को आप हार के रूप में जाने, उसमें प्रत्येक मोती का स्वतंत्र अस्तित्व होने के बावजूद वह एक माला के रूप में पिरोया गया है। वहां उसकी परिचय एक मोती के रूप में नहीं, एक माला के रूप में हो रहा है, ठीक है। और शब्द एक मोती है, अकेला शब्द, ठीक है। तो प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग उसी शब्द या पद के पहले होगा जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आइए समझते हैं। जैसे क्या राम सो रहा है? एक और वाक्य लिखते हैं, राम क्या सो रहा है? ये दो वाक्य है दोस्तों। दोनों वाक्य आप देखिए मिलता जुलता है और करीब करीब एक ही तरह का है, बस शब्दों का उलटफेर है। पहले वाक्य में क्या है, चूंकि यह प्रश्न सूचक शब्द है, हम जान रहे हैं कि इस वाक्य के द्वारा जो लेखक है कुछ पूछना चाह रहा है या वक्ता कुछ जानने का प्रयास कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, क्या राम सो रहा है? दूसरे में क्या, राम क्या सो रहा है? ठीक है। अब इसमें
नियम को समझने का प्रयास करते हैं। नियम क्या कहता है? प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग उसी शब्द के पहले करना है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या राम के पहले है? तो वक्ता मतलब बोलने वाला या जो प्रश्न कर रहा है वो ये जानने का प्रयास करता है क्या राम सो रहा है, अर्थात राम के बारे में पूछना चाहता है और राम के बारे में वो पूछ रहा है कि क्या राम सो रहा है। राम के बारे में पूछ रहा है कि राम सोया है कि जगा है, यह क्लियर होना चाहता है। ठीक है, तो इस क्रिया से क्या मतलब हुआ? राम के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, राम क्या सो रहा है। इसका अर्थ इस वाक्य से अलग है। राम क्लियर है, वह पूरा निश्चित है कि राम के ही बारे में प्रश्न पूछ रहा है। राम क्या सो रहा है, अर्थात यहां राम के बारे में नहीं, ये सोने के बारे में पूछ रहा है कि पूछने वाला या सेटिस्फाई होना चाहता है या निश्चित हो जाना चाहता है कि राम वाकई में सो रहा है या कुछ और कर रहा है। पहले में क्या है? वह राम के बारे में पूछ रहा है कि क्या राम सो रहा है या कोई और सो रहा है। दूसरे में राम है, वो जान रहा है राम सो रहा है या कुछ और कर रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या है? यह प्रश्न किसके बारे में है? राम के बारे में। और इसमें क्या क्या है? प्रश्न किसके बारे में है? सोने के। इस सोने के लिए इसके बारे में प्रश्न है। तो क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में सारा नियम तो बता पाना संभव नहीं है दोस्तों। कुछ इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हम कुछ नियम बच गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। आज हमने 6-7 नियम हम बता दिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर आपको परेशानी होती है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना नहीं पड़ेगा। ये हमें प्रश्न इसलिए जानना आवश्यक है कि हिंदी भाषी होने के नाते हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम बता सकते हैं कि नियम ये है। इसलिए देखिए हम नियम लिखते हैं, कोई सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, नियम ये है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।